चलो भाई, बता तो दिया मैंने, लेकिन आप कहते हो तो एक बार फिर से बता देता हूं, पूरा बताना है। ठीक है। तो देखिए, राजकुमारी चारुमती प्रकरण 1658 का है। होता क्या है कि एक छोटी सी रियासत है किशनगढ़, राजस्थान में, अजमेर के पास। किशनगढ़ के राजा हुआ करते थे रूप सिंह जी उस समय। तो रूप सिंह के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम मान सिंह था और पुत्री का नाम चारुमती था। तो मध्यकाल में कुछ ऐसी विशेष महिलाएं होती थी जो, जैसे आजकल शादीराम टाइप के लोग होते हैं जो रिश्ते करवाते हैं लड़के लड़कियों का, उसी प्रकार की बिसायतन नाम की महिलाएं होती थी, जिनका यही काम था कि एक राज्य की राजकुमारियों और राजकुमारों की के बारे में दूसरे राज्य में जाके बताना, उनके रिश्ते फिक्स करवाना। तो ये बिसायतन एक दिन आके कुछ रिश्ते दिखा रही थी आपके रूप सिंह जी को। बोला चारुमती के लिए देखो ऐसे ऐसे राजकुमार मैं ढूंढ के लाई हूँ, और मान सिंह जी की आप देखिए ऐसे ऐसे जो है राजकुमारियां तो दिखा रही थी। उसी दौरान जो किशनगढ़ की राजकुमारी है चारुमती, वो महल के झरोके पे बैठी बैठी सब देख रही थी और सोच रही थी कि ये आज तो बड़ा पिटारा खोल रखी है बिसायतन, तो क्या ऐसा सामान, क्या तोप लेके आई है। तो उसने एक अपनी जो दासी है उसको कहलवा भेजा कि उस बिसायतन को ये बोल देना कि जाते टाइम पापा से फ्री हो के मेरी तरफ मिल के जाए। बोला ठीक है। अब वो जो दासी जाके उसको ये बात कह देती है। रूप सिंह जी से जैसे ही बिसायतन फ्री होती है तो चारुमती के दरबार में, चारुमती के जो महल है, जो कमरा है उसका निर्धारित, वहाँ पहुँच जाती है। बोला बिसायतन आज तो है पापा जी को बड़ी पिटारा खोल खोल के दिखा रही थी, भाई क्या बात है। बोला राजकुमारी जी आज तो पूछो मत, ऐसे ऐसे रिश्ते ढूंढ के लाई हूँ आपके लिए। बोला आपकी तबीयत बाग बाग हो जाएगी। बोला दिखा दे भाई कौन कौन सी तोपें हैं तेरे पास। तो वो फोटोए दिखा देते हैं। राजकुमारी चारुमती को कोई रिश्ता पसंद नहीं आता है, तो वो जो आपकी बिसायतन है अपना सामान समेट के जाने ही वाली होती है। तो वो जाते टाइम उसने एक बात कही चारुमती को। बोला चारुमती राजकुमारी जी, मैं आपको एक बात कह दूँ क्या। बोला बोल दे, तेरे को क्या पूछने की ज़रूरत है, मुंह में क्यों रखती है। बोला आपके चेहरे का नूर, लंबे बाल, चमकीले गाल, सुराई जैसी आंखें, हिरणी जैसी आंखें, और जो कटी है, पतली कटी है, उसको देख के मुझे ऐसे लगता है कि किसी सामान्य राजकुमारी की झोली में तो आप नहीं पड़ोगे। बोला आपको तो किसी महान साम्राज्य की महारानी होनी चाहिए, आपको तो दिल्ली के तख्त पे बैठना चाहिए। बोला कैसी बात कर रहे हो। कि बोला मैं, आप सही कह रही हूँ, आपके सुंदरता से मैं इतना प्रभावित हूँ, और मैं सही कह रही हूँ, आपकी जगह तो वहाँ है और आप चाहें तो मैं प्रबंध कर सकती हूँ। बोला कैसे। बोला मेरे पास एक ऐसा फोटो है जिसको देख के ही आपके मतलब कुछ कुछ होने लग जाएगा। बोला ठीक है, कौन सी तोप है उसको भी दिखा दे। अब बिसायतन वापस बैठ जाती है। बिसायतन बैठ के टेबल पे एक लंबी चौड़ी सी फोटो बिछा देती है। बोला ये है वो तोप। बोला ये कौन है। बोला इसको नहीं जानते। बोला मैं तो नहीं जानती। बोला ये दिल्ली के तख्त पे बैठे हुए मुगल सम्राट आलमगीर औरंगजेब हैं। बोला ये औरंगजेब वो औरंगजेब है क्या जिसने अभी रूपनगर की जो राजकुमारी है चंचल कुमारी से शादी करने के लिए दावा किया था, पींगे हाँ की थी, और बाद में अपने ही मेवाड़ के राजकुमार जी राज सिंह जी उससे शादी करके ले गए थे और देखते रह गए थे। बोला ठीक है, थे तो वही, लेकिन आप चाहें तो इससे शादी मैं करवा सकते हो। बोला इससे शादी क्या, इसके थूको नहीं, इसके मुंह पे मैं, शादी तो दूर की बात है। और अपनी जो दासियां उनको बुलवाई, बुला रहे इसके चेहरे को फोटो चप्पलें मारो भाई। तो वो जो फोटो लगी हुई थी उस पर वो दासियों ने और उसने चप्पलें मार मार के फोटो के चिथड़े कर दिए। तो बिसायतन को भी थोड़ा बुरा सा लगा। बुरा तो क्या लगा, थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसको समझ में आ गया कि यही तो राजपुताना है, यहाँ की ये वसुंधरा है, ये गौरव है इनका, कि यहाँ पे पैसों से नहीं, इनको प्रेम से जीता जा सकता है। बात आई गई हुई उधर। थोड़े दिन घूमते घूमते वो बिसायतन पहुंच गई दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद में औरंगजेब का गुरूर उतारने के हिसाब से वो दिल्ली के दरबार में, दिल्ली के जो औरंगजेब के महल में चली जाती है, और महल में जाके औरंगजेब को नमस्ते प्रणाम करके सलाम दुआ करके बैठ जाती है। बोला महाराज मैं आपको एक बात कह दूं, लेकिन मुझे डर है कि मैं वो बात कहूँ उसके साथ ही आप मेरा सिर कलम कर दोगे। बोला ठीक है तेरी जान बख्शी, तू बता क्या कहना चाह रही है। तो बैठ के बोल देती कि साहब आपका नूर है सार, आपका तख्त है सार, आपका ताज है सार,
स्वर्ग की राजकुमारियां भी, स्वर्ग की परियां भी आके आपसे शादी करना चाहेंगी। बोला बात तो सही है, हमारा तो डंका बजता है पूरी दुनिया में। कहा साहब आपका डंका पूरी दुनिया में बजता होगा लेकिन किशनगढ़ में नहीं बजता। बोला ये क्या बात? बोला ऐसे ऐसे साहब मैं गई थी और वहाँ की एक राजकुमारी है चारुमती, उसने मैंने आपका विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने तो ऐसे ऐसे किया। बोला क्या कहा? बोला ये कहा कि मैं तो इससे शादी किया, इसके चेहरे पे थूक तक नहीं। बोला अच्छा। बोला और क्या किया? बोला और कुछ नहीं किया साहब, आपके चेहरे पे बहुत सारी चप्पलें मारी और चप्पलें मारते मारते आपके फोटो तक को फाड़ दिया। बोला अच्छा। बोला हाँ साहब। कहे चल ठीक है भाई विषायतन, तो याद रखना उस चारुमती को, गुरूर को मैं जरूर तोड़ूंगा और यहाँ मेरे राजमहल में उससे चिलम न भरवाई तो तू मेरा नाम बदल देना। बोला ठीक है साहब देखेंगे। अब उसने क्या है, औरंगजेब बड़ा लाल पीला हो रहा है, उसने एक बितकची को बुलाया। बितकची जानते हो, जो मध्यकाल में जो पत्र लेखन का काम करते थे, लिपिक टाइप के लोग। तो एक बितकची को बुलाया, बोला बितकची इधर आ भाई। बोलो महाराज आदेश करो, हुक्म करो। बोला एक पत्र लिख। बोला किसको लिखना है? कि किशनगढ़ के राजा रूप सिंह को पत्र लिख दे। बोला क्या लिखना है? बोला उसमें ये लिख दे कि आपकी राजकुमारी चारुमती हमारे सम्राट आलमगीर जहाँ शाहजहाँ को, उसको औरंगजेब को बड़ी पसंद है और उनसे शादी करना चाहते हैं, डोला भेज रहे हैं, डोले के साथ ही चारुमती को बिठा के भेज देना। ठीक है। बितकची ने पत्र लिखा, एक हरकारी को बुलाया। हरकारा होते हैं जो जैसे आजकल जो डाकिये टाइप के लोग होते हैं, मध्यकाल में घोड़े पे सवार कुछ लोग ये काम करते थे, पत्रों का लाना और ले जाने का काम, उसको हरकारा कहते थे। हरकारी को बुलाया और तुरंत वो पत्र दिया और बोला जाके किशनगढ़ दिया इसको। किशनगढ़ जैसे ही आते हैं, आते ही रूप सिंह को वो पत्र देता है। पत्र को पढ़ते ही रूप सिंह जी का चेहरे का नूर खत्म हो जाता है। पास में मान सिंह उनका बेटा खड़ा था। बोला पिताजी क्या बात हुई? बोला तू भी पढ़ ले। मान सिंह और रूप सिंह बड़े चिंतित हैं, लेकिन हर कार्य को उन्होंने कह दिया भाई ठीक है, भारत का सम्राट यदि ये चाहता है तो वो उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, वो जब चाहे डोला भेज दें, यदि वो राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं तो। ठीक है। हर कारा उधर चला गया, इधर पूरे महल में सन्नाटा फैल गया। रात हो गई, सन सन हो रही है, दिलों में अलग तूफान मचा हुआ है। इधर आपकी राजकुमारी चारुमती को जब पता चला कि पिता पुत्र दोनों ने, पिता और भाई दोनों ने उसकी शादी को वहाँ पे फिक्स कर दिया, औरंगजेब ने ऐसे ऐसे किया था और वो हरकार आया था, और ये सारा प्रकरण जब उसको पता चला तो उसको बहुत बुरा लगा। वो जाती है अपने पिता और भाई के पास। बोला पिताजी आपने ये क्या किया? बोला क्या? कि मेरी शादी है और मेरी ही बिना अनुमति से आपने एक विधर्मी के साथ मेरी शादी तय कर दी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। बोला बेटा ये तेरा ही करे धर्म है, क्या जरूरत थी तेरे को उसको चेहरे पे थूकने की और चप्पलों से मारने की? ये सारा दुष्परिणाम तेरा है, अब इसका विकल्प नहीं है। यदि हम मना करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मर सकते हैं, शहीद हो सकते हैं, लेकिन पीछे से हमारी वजह से ये पूरी निरीह प्रजा है उसका सर्वनाश हो जाएगा, और वो दुर्दांत लोग आएंगे, सैनिक आएंगे, यहाँ की बहन बेटियों के साथ दुराचार करेंगे। तो वो एक राजा का पहला कर्तव्य यही होता है कि वो प्रजा की सुरक्षा करे। ये इनके इन प्रकार है। बोला आप सुरक्षा नहीं करोगे तो मैं खुद कर लूँगी। बोला ठीक है देखते हैं। रात हो जाती है। दोनों पिता पुत्र रूप सिंह जी और मान सिंह चिंतित होके सिर से सिर लगा के बैठे हैं महल में और सोच रहे हैं भाई क्या करें। दोनों के दिमाग में, इधर पिता पुत्र और उधर चारुमती, दोनों ने एक एक पत्र लिखा। दोनों ने कलम निकाली, पत्र निकाला और पत्र लिखना शुरू कर दिया, और एक ही आदमी को लिखा दोनों ने। चारुमती ने पत्र लिखा किसको? राज सिंह को, और रूप सिंह जी ने भी राज सिंह। राज सिंह कौन? मेवाड़ के शासक। अब देखो दोनों की लैंग्वेज क्या है। इधर रूप सिंह जी तो लिख रहे हैं कि आप महाराज हमारे अन्नदाता हैं, आप हम आपके आश्रित हैं, और ऐसे ऐसी विपत्ति आ गई है, हम आपत्ति आ गई है, आप हमारी इस राजकुमारी का धर्म की रक्षा करें, आप आएं और इसे शादी कर लें। उधर चारुमती भी पत्र लिख देती है। किसको? वही आपके राज सिंह जी को। राज सिंह को पत्र लिख के कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, मैंने आपको तन मन धन से अपना प्रियवर मान लिया है, और जिस प्रकार जरासंध के विरुद्ध भगवान कृष्ण ने जरासंध के विरुद्ध रुक्मणी का हरण करके अपने कालज की कोर बनाई थी, ठीक उसी प्रकार आप आए, मेरा हरण करें और आपके चरणों की धूल बना लें। मैं आपका इंतजार करूंगी, आपकी चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी।
पत्र लिख दिया, दोनों पत्र राज सिंह जी के पास पहुंच गए। राज सिंह जी ने थम्स अप कर दिया, बोला ठीक है, वादा रहा, मैं आपके धर्म की रक्षा करने के लिए जरूर आऊंगा। इधर जैसे ही सूचना मिलती है, राज सिंह जी ने एक पत्र लिखा। राज सिंह जी ने खुद को 2 पत्र मिले, उन्होंने एक पत्र आगे सरका दिया। वो कहाँ सरकाया? सलुम्बर के शासक हैं, सलुम्बर के एक सेना नायक हैं रतन सिंह चूड़ावत। रतन सिंह के पास पत्र लिखा। पत्र की लैंग्वेज सुनिए। रतन सिंह चूड़ावत, आप लोग हमेशा मेवाड़ के हरावल की सेना का नेतृत्व करते आ रहे हैं और हमारे साम्राज्य की बहुत ज्यादा सेवा की है। आज आपकी सेवा की आवश्यकता है। बिना किसी पत्राचार के पत्र मिलते ही आप अपने साज सामान, घोड़ा, असबाब लेके अजमेर पहुंचे और औरंगजेब के डोले को तब तक रोके रखें, सेना को तब तक रोके रखें जब तक मैं चारुमती से फेरे नहीं ले लूं। तो ठीक है, लेकिन यहां पे बड़ी समस्या है। रतन सिंह बहुत वीर योद्धा थे, लेकिन जिस दिन पत्र मिला था उसी दिन उनकी शादी हुई थी। 2 दिन ही हुए थे। अलग अलग इतिहासकार दिनों की संख्या अलग अलग बताते हैं। तो पत्र मिलते ही रतन सिंह के मन में खून खोलने लग गया, लेकिन मन में जाने की इच्छा नहीं है। अभी भी शादी हुई है। बोला भाई मेवाड़ के राज सिंह जी हैं, बड़े लखड़े नहीं है आप में। अरे मेरी कल ही शादी हुई है महाराज, 2 दिन तो रुकने देता। अब ये सारी जो घटनाएं हैं, उनके रतन सिंह के मन में जो वो चल रहे हैं, अंतर्द्वंद चल रहे हैं। रानी हाड़ी जो उनकी पत्नी है, अभी नव विवाहित तरुणी स्त्री है, वीर महिला है, सहल कंवर उसका नाम था। अब ये रतन सिंह चूड़ावत के प्रकरण पे मैं वापस आऊं, उससे पहले मैं आपको सहल कंवर हाड़ी रानी के बारे में 2 लाइन बता देता हूं। देखो, ये आपने हाड़ा जो बूंदी के शासक थे उनको हाड़ा कहते हैं। संग्राम सिंह वहां के एक शासक हुए हैं और उनके 2 पुत्र थे, एक तो जसवंत थे और एक भाव सिंह। जसवंत देव वही जसवंत देव हैं जो इस हाड़ी रानी जो आपकी हैं सहल कंवर, उसकी बुआ हैं ये जसवंत देव, जिसको महामाया के नाम से जानते हैं। ये क्या प्रकरण है ये देखिए। ये 17वीं सदी में एक यूरोपीय इतिहासकार आए हैं बर्नियर, जिसने एक पुस्तक लिखी है भारत यात्रा। उस भारत यात्रा में एक प्रसंग, रोचक प्रसंग आता है। उस प्रसंग में क्या कहते हैं बर्नियर कि एक बार जसवंत सिंह किसी युद्ध में पराजित होके आपके जोधपुर के किले में आते हैं। वहां पे रानी महामाया को जब पता चलता है कि जसवंत सिंह उनके पति जो है पराजित होके आ रहे हैं, तो उसने दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए। जसवंत सिंह जाके गेट पे बहुत जजेड़े लगवाता है। बोला, मैं जसवंत सिंह हूं, तेरा पति, खोल इसको। बोला, मेरा पति जसवंत सिंह पराजित होके नहीं आ सकता, या तो उसका सिर आएगा या फिर उसकी पीठ कभी नहीं देखूंगी मैं। तो वो मेरा पराजित हुआ पति मेरा जसवंत सिंह हो ही नहीं सकता। इस प्रकार के वचन सुन के बर्नियर कहते हैं कि जसवंत सिंह वापस गए थे और जय सिंह की सहायता से फिर वापस युद्ध लड़ा था, मराठों को बाहर किया था, पता नहीं क्या क्या। तो ये जसवंत दे का प्रकरण मैंने क्यों बताया है, क्योंकि ये जसवंत दे ऐसी महान महिला थी जिसने अपने पराजित पति को दुर्ग में घुसने तक नहीं दिया था। ये जसवंत दे या महामाया उनकी बुआ थी। तो हाड़ी रानी के मन में विचलन हो रहा है कि ये पति, यदि आज मेरा पति यदि अजमेर नहीं गया, राज सिंह के आदेश की पालना नहीं कर पाया, मेरे प्रेम के वशीभूत होके, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। एक वीर क्षत्राणी को ये चीजें शोभा नहीं देती, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। तो हाड़ी रानी ने उसको कैसे जैसे समझा के भेजा कि आपका धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध लड़ना, तो आज आप नहीं लड़ोगे तो आप कैसे अपने आप को माफ करोगे। ठीक है, रतन सिंह जी चूड़ावत घोड़े पे सवार होके निकलते हैं युद्ध के लिए। लेकिन जैसे ही हाड़ी रानी का महल आता है, वो कक्ष आता है, ऊपर झरोके में से हाड़ी रानी उनको देख रही थी। तो देखते देखते उसने पास में एक जो आपके रतन सिंह चूड़ावत है, एक कोई सैनिक था, उसको बुलाया। बोला, इधर आ, जा रानी के पास जा और जाके उनकी कोई निशानी लिया, जो मतलब है अभी अभी शादी हुई है, याद आएगी तो कुछ ना कुछ उसको अंगूठी कुछ ऐसा निशानी को देख के काम चलाएंगे, पता नहीं कितने दिन में आना हो। तो वो सैनिक वहाँ जाता है। सैनिक जाके उसको आपकी हाड़ी रानी को कहता है कि रानी जी, महाराज रतन सिंह ने आपके कोई निशानी मंगाई है। बोला ठीक है। अब वो अंतर्द्वंद रतन सिंह का
हाडी रानी बिल्कुल समझ रही थी और उसके मन में ये भावना आई कि उसकी बुआ ने इतना महान काम किया था कि हारे हुए पति को दुर्ग तक नहीं आने दिया था, दुर्ग के अंदर नहीं आने दिया था। यदि ये मेरे प्रेम के वशीभूतों के युद्ध भूमि से वापस आ गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। तो उसने ये सोचा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये मेरा मोहपाश से निकल नहीं पाएगा। इसलिए उसने जो भी उसके पास वो निशानी लेने आया था उसको रोका और तुरंत अंदर से तलवार शतरानी ने निकाली और एक ही वार में अपने ही गर्दन पे वार करके सिर को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उससे पहले उसने अपने एक दासी को बता दिया था, भाई मैं सिर का अलम करती हूँ, उसके बाद आप मेरा सिर ऐसे थाड़ में रख के रतन सिंह को भिजवा देना सेनानी के रूप में। उस समय जो है एक कहावत प्रसिद्ध हुई जिसमें मेघराज मुकुल ने एक कविता लिखी है, बहुत प्रेरणास्पद कविता है। मेघराज मुकुल ने सेनानी नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें ये लिखा हुआ है, चूड़ावत मांगे सेनानी सिर काट दियो शतरानी। सिर काट के थाल में सजा के रतन सिंह को दे दिया। रतन सिंह को समझने में देर नहीं लगी कि मैंने कुछ गलत कर दिया, लेकिन वीरवर रतन सिंह चूड़ावत ने अपनी रानी हाड़ी रानी के दोनों चोटियों से बालों को सिर पे, मतलब उसको एक नर मुंड को उसको गले में लटकाया दिया और इतना पराक्रम दिखाया अजमेर जाके युद्ध में कि मतलब देखने वाले लोगों तले उस आंखों ये दांतों तले अंगुलियां दबा दी और औरंगजेब की सेना को इंच भर तक आगे नहीं बढ़ने दिया। इस प्रकार सारा प्रकरण होता है और फिर मेवाड़ के राज सिंह की और चारुमती की शादी होती है। और इस प्रकार ये जो राजस्थान के इतिहास का चारुमती प्रकरण है एक बहुत रोचक प्रकरण है और पढ़ने में जितना आनंद आता है सुनाने में उससे भी ज़्यादा आनंद आता है। तो ये आपका चारुमती प्रकरण था। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, धन्यवाद।